स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम किप्स प्रैक्टिस बुक यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्टार्स एकेडमी के यूनिट नंबर 2 को डिस्कस किया था। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ हैमर विथ 25 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम इन 0.05 सेकेंड एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन इज। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो एवरेज फोर्स की वैल्यू है, और जो डाटा गिवन है उसमें 25 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम है और 0.05 सेकेंड हमारे पास टाइम की वैल्यू है, और ये बता दिया गया कि फोर्स को एक्सप्रेस किस में करना है, न्यूटन में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स हमारे पास इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो या मोमेंटम के चेंज को अगर हम लिखेंगे तो वो कितना है, 25 न्यूटन सेकेंड, या 25 माइनस 0 25, और जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, 0.05। अब सोल्यूशन को आसान करना है, 0.05 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइड बाय 100। तो 5 इंटू 5 25, 100 जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 100 500 न्यूटन हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the position vector r and force F lies in xz plane, the direction of torque is। मैं इस क्वेश्चन में कहता है कि जो पोजीशन वेक्टर r और F है ये xz प्लेन के अंदर है, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। हम यहाँ पर x, y और z एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट से हमारे पास ये तीन एक्सेस हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये x है, ये y और ये z। अब ये जो प्लेन होगा ये होगा एक्स वाई प्लेन, ये जो प्लेन होगा y और z का ये होगा y z प्लेन, और ये जो प्लेन है ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा एक्स जी प्लेन जिसका क्वेश्चन में जिक्र हुआ है। तो हमारे जो दो वेक्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं, वो एक्स जी प्लेन के अंदर है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास ये दो वेक्टर्स जो इस प्लेन में होंगे, इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ r का और इस वेक्टर को नाम दे देता हूँ f का। अब हमें टॉर्क की डायरेक्शन बतानी है। हम जानते हैं कि टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेक्टर r के, और टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेक्टर f के, क्योंकि टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग r एंड f। तो अगर हम x और z के परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर हमारे पास y है। इसका मतलब टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी अगर वेक्टर्स एक्स जी प्लेन में है तो वो किसके अलॉन्ग होगी, y के। इसको हम चेक भी कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल कि अगर हम r टू f अपने राइट हैंड को कर्ल करें तो हमारा जो थंब आएगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, और कहाँ पर, अपवर्ड। तो अपवर्ड कौन है, y एक्सिस। इसका मतलब टॉर्क की जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग y एक्सिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ बॉय वेइंग 500 न्यूटन is sitting on a seesaw at a point 2 meter away from the pivot. What should be the force acting on the other side of the pivot at a point 4 meter away to balance? कहता है एक बॉय है जिसका वेट 500 न्यूटन है और वो सी सॉ पे बैठा हुआ है 2 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट। इसको साथ साथ डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते जाएं तो लेट से हमारे पास ये एक सी सॉ है और ये इसका पिवट पॉइंट, पॉइंट ऑफ रोटेशन। What should be the force acting on the other side of the pivot at 4 meter away to balance? अब एक जो स्टूडेंट है जिसका वेट 500 न्यूटन, मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि वो लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है। ये इस स्टूडेंट जो बॉय है जिसका वेट कितना है, 500 न्यूटन, और ये इस साइड पे किस डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, ये इस साइड पे 2 मीटर के डिस्टेंस बैठा हुआ है। तो कहते हैं अदर साइड पे किस डिस्टेंस पे, 4 मीटर के डिस्टेंस पे कितने वेट का बॉय बैठेगा कि ये बैलेंस हो जाए। तो सिंपल, अगर ये बैलेंस हो रहा है इसका मतलब होगा कि हमारे पास जितनी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगी उतनी टॉर्क उस सिस्टम में क्लॉकवाइज होगी। तो वेट की टॉर्क क्लॉकवाइज और 500 न्यूटन की एंटी क्लॉकवाइज। तो सेकंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे और रीज़न ये उसने बता दी कि सिस्टम बैलेंस्ड है। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इन अ सिस्टम इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, या सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू 0। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स इनटू मोमेंटम, क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स इनटू मोमेंटम।
अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स कितनी है, दैट इज 500, और 500 का मोमेंट आर्म कितना है 2, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट के दरमियान डिस्टेंस देखना है। और इसी तरह क्लॉकवाइज टॉर्क अगर देखें तो फोर्स कितनी है W, और मोमेंट आर्म कितना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पिवट तक डिस्टेंस, क्योंकि जहां पर उसको बैलेंस किया हुआ है वो पिवट पॉइंट है, तो ये 4 मीटर है। तो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2 जाकर 500 से डिवाइड होगा, तो यहाँ से वेट की वैल्यू आ जाएगी, तो 500 डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी 250 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट, 8 Newton forces acting at each end of a beam of length 0.6 मीटर। हमें ये कहा गया है कि 8 न्यूटन की फोर्सेस हैं जो बीम के दोनों एंड्स पे लग रही हैं और बीम की लेंथ है 0.6 मीटर। द फोर्सेस आर पैरेलल एंड एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द बीम इज 60 डिग्री। व्हाट इज द टॉर्क ऑफ कपल एक्साइटेड ऑन द बीम। अब डेटा क्या है, दो फोर्सेस हैं 8 न्यूटन की, बीम की जो लेंथ है वो 0.6 मीटर है, दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं और ऑपोजिट मींस कपल का केस आ गया। अब एंगल जो गिवन है फोर्स और बीम के दरमियान वो कितना है 60 डिग्री। क्या चीज़ फाइंड करनी है, टॉर्क ऑफ कपल। तो स्टेटमेंट पढ़ के हमें आइडिया हो जाता है कि ये कपल का केस है या नहीं है। अब कपल का जो रिलेशन हमारे पास होता है वो आपको याद रखना है, वो क्या है, दैट इज आइदर ऑफ द टू फोर्सेस इनटू कपल नाम, कि हमारे पास अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो तभी कपल प्रोड्यूस होता है। तो दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कपल आर्म से। एंड व्हाट इज कपल आर्म, कपल आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये दोनों फोर्सेस हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है 0.6 ये लेंथ ऑफ द बीम तो है लेकिन ये फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर इन फोर्सेस को रिजॉल्व करूँगा। अब अगर डायग्राम को हम देखें तो इस डायग्राम में इस फोर्स को हम बैकवर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ इस फोर्स को ड्रॉ कर दूंगा और फोर्स और बीम के दरमियान एंगल कितना है 60 डिग्री। ये हमारे पास है 8 न्यूटन। और सिमिलरली यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो इस फोर्स को अगर मैं बैकवर्ड ड्रॉ कर दूँ तो ये मेरे पास फोर्स है 8 न्यूटन और ये एंगल क्या है 60 डिग्री। तो दोनों को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम सिर्फ एक को रिजॉल्व करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। तो रिजॉल्व करने का मेथड आपको पता है कि जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसकी टेल और हेड और टेल इन दोनों से दो ऐसी लाइंस ड्रॉ की जाएं जो आपस में परपेंडिकुलर हो। तो ये हमें पता चल गया कि ये इसकी बेस है और बेस के अलॉन्ग हमारे पास क्या होगा 8 cos 60 और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये क्या होगा, ये होगा 8 sin 60। इस तरह यहाँ पर भी जब हम रिजॉल्व करेंगे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो इस यहाँ पर भी हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगे और वो जो दो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर है 8 sin 60 और हॉरिजॉन्टल क्या है 8 cos 60। अब आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा आपका कपल आर्म और ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये कितना है, ये 0.6 मीटर है। तो अब अप्लाई करें वैल्यूज़ को, आइदर ऑफ द टू फोर्सेस में वो कंपोनेंट लेंगे जो परपेंडिकुलर है एंड दैट इज़ 8 sin 60 और जो कपल आर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 0.6। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है sin 60 को। अब sin 60 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि वो क्या है एंड दैट इज़ √3/2। अब 2 × 4 8, अब 4 को मल्टीप्लाई कर दें 0.6 से, 6 × 4 24 होता है, तो 4 × 0.6 ये 2.4 होगा और √3 क्या होता है, ये 1.7। अब 2.4 को और 1.7 को मल्टीप्लाई करना आसान है। अब 24 को 17 से मल्टीप्लाई कर लें तब भी ईजी है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से जो आंसर इसका आएगा वो 4.2 और यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। तो ये सिंपल है कि अगर आप 24 को 17 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 × 4 28, 7 × 2 14 + 2 16, तो 1 × 4 1 और ये क्या आएगा, ये 2, तो 8, 6 + 4 हमारे पास ये आ जाएगा 10, तो 1 कैरी, तो यहाँ के पास आ गया 4
0.08। तो डेसिमल्स अगर आप देखें तो डेसिमल के अकॉर्डिंग आएगा 4.08। तो मैंने इसको 4.2 क्यों लिखा, क्योंकि सबसे जो क्लोज आंसर मेरे पास आ रहा था वो क्या आ रहा था, 4.2। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो कहता है कि इफ अ नट एंड बोल्ट आर डिफिकल्ट to turn, it may be easier to turn the nut by using a longer spanner. This is because the longer spanner gives. यदि अगर नट और बोल्ट को डिफ़िकल्ट है टर्न करना तो प्रेफर ये किया जाता है कि जो स्पैनर है वो लॉन्ग लेंथ का हो ताकि इजीली नट टर्न हो जाए। इसकी रीज़न क्या है? बड़ा सिंपल सी बात है कि हमारे पास जितनी स्पैनर की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी उतना हमारा मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा, और जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा हमारे पास होगा उतनी हमें कम फोर्स रिक्वायर्ड होती है उस नट को ओपन करने के लिए। तो जो लॉन्ग स्पैनर्स हैं, इसी तरह लॉन्ग हैंडल जो हैमर्स भी होते हैं, उनका फ़ायदा ये है कि उनकी वजह से मोमेंट आर्म की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगी? फर्स्ट कहता है लार्ज मोमेंट ऑफ फोर्स, बीटा कहता है अ स्मॉल मोमेंट ऑफ फोर्स, बीटा लेस फ्रिक्शन, चार्ली अ स्मॉल मोमेंट ऑफ फोर्स एंड डेल्टा मोर फ्रिक्शन। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है? अगर स्पैनर की लेंथ ज़्यादा, हमारा जो मोमेंट आर्म होगा वो ज़्यादा होगा और ऑटोमेटिकली मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। अगर यहाँ पर ऑप्शन में लार्ज मोमेंट ऑफ फोर्स के अलावा लार्ज मोमेंट आर्म होता तब भी ऑप्शन करेक्ट होती, और लार्ज मोमेंट आर्म के अलावा अगर कहता कि लेस फोर्स रिक्वायर्ड होती है तो तब भी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Newton's third law concerns the force of attraction between two bodies. Which of the following statement relating to third law is not correct? अब ये चीज़ ख्याल रखें कि कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ हमें दो बॉडीज़ के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के बारे में बताता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट नहीं है? तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में देखना होता है कि वो क्या हमसे ये पूछ रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है। अब वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट कहता है टू फोर्सेस मस्ट बी द सेम टाइप्स। ऑब्वियसली सेम टाइप की होंगी, नेचर डिफरेंट नहीं हो सकती। जैसे एक्शन है और रिएक्शन है तो फोर्स की दोनों की जो नेचर होगी वो सेम होनी चाहिए। सेकंड कहता है टू फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, करेक्ट, क्योंकि जब तक फोर्सेस डिफरेंट बॉडी पे अप्लाई नहीं होंगी ये एक्शन और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि सेम बॉडी पे अप्लाई अगर हो गई तो कैंसल आउट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है। थर्ड कहता है टू फोर्सेस ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन, करेक्ट, एक्शन रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और लास्ट कहता है द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट सो द बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम। ये फॉल्स है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होने के लिए उन फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो होना चाहिए, और हम जानते हैं कि हमारे पास एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे अप्लाई नहीं होते तो वो कैंसल आउट नहीं होते, इसका मतलब उन फोर्सेस का सम ज़ीरो नहीं होगा। ये इसी तरह से है कि जैसे हमारे पास अगर एक प्लेन सरफेस के ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ है तो बॉक्स अपना वेट उस सरफेस के ऊपर अप्लाई करेगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी वो सरफेस उस बॉडी पे अप्लाई करेगी। तो ये दोनों अगर मैग्नीट्यूड के अंदर इक्वल हैं भी, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है, लेकिन ये सेम बॉडी पे अप्लाई नहीं हो रही। अगर सेम बॉडी पे अप्लाई नहीं हो रही तो इनका रिजल्टेंट जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी होगी? डेल्टा, क्योंकि हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। तो डेल्टा जो स्टेटमेंट है कि दोनों फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट और इक्विलिब्रियम में, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sledge of mass 25 kilogram is pulled across a level ground with horizontal force of 60 Newton. The constant force of friction is 20 Newton. What is the acceleration of the sledge? अब स्लेज है जिसका मैस 25 किलोग्राम, उसको एक लेवल ग्राउंड एक स्ट्रेट सरफेस के ऊपर मूव करवा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 60 न्यूटन। द कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पर है वो 20 न्यूटन है। क्या चीज़ फाइंड करनी है? एक्सेलेरेशन। अब हमारे पास अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर उस स्लेज को मूव करवाया जा रहा है जिसका मैस 25 किलोग्राम है और उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है? 60 न्यूटन। तो इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है ऑब्वियसली उसकी मोशन के और अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होगी, वो 20 न्यूटन है। क्या चीज़ फाइंड करनी है हमने? एक्सेलेरेशन।
कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास एक्सेलेरेशन जो होती है दैट इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर मास, लेकिन अगर फोर्सेस एक से ज़्यादा हों तो यहाँ नेट फोर्स आती है, और फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो तो सम, और डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो डिफरेंस। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स और जो फ्रिक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आएगा अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास। तो अप्लाइड फोर्स कितनी है 60, फ्रिक्शन कितना है 20, और मास कितना है 25। तो सॉल्व करें तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या आ गया 40, डिनोमिनेटर क्या है 25, तो 5 इंटू 8 40 एंड 5 इंटू 5 25। तो 8 डिवाइड बाय 5 है, इसको सिंपली आप डिवाइड कर सकते हैं। 5 इंटू 1 5, रिमाइंडर क्या है 3.0, तो 5 इंटू 6 30, तो मीन्स 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। Next question. A uniform meter rule of weight 2 Newton is pivoted at 60 centimeter mark. A 4 Newton weight is suspended from one end, causing the rule to rotate about the pivot. At the instance when the rule is horizontal, what is the value of resultant torque या resultant turning moment about the pivot? अब इस क्वेश्चन में हमें जो डाटा गिवन है वो ये कि मीटर रूल का जो वेट है वो 2 न्यूटन है, उसको पिवट कहाँ पर किया हुआ है 60 सेंटीमीटर मार्क पे। अब अगर हम डाटा के साथ साथ डायग्राम को देखें तो हमारे पास ये वो रूल है जिसकी बात हो रही है, और इसको कहाँ पर पिवट किया हुआ है 60 सेंटीमीटर के मार्क पे। ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया। इसका अपना वेट 2 न्यूटन है। अगर ये यूनिफॉर्म मीटर रॉड है तो वेट सेंटर पर होगा, और मीटर रूल का सेंटर कहाँ होगा 50। इसका मतलब ये 50 वाला पॉइंट जो है यहाँ पर इसका अपना वेट ऐड कर रहा है, जो कितना है 2 न्यूटन। ये पिवट पॉइंट से लेफ्ट साइड के ऊपर है। अब 4 न्यूटन वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, ये वो 4 न्यूटन वेट जिसकी वो बात कर रहा है एक एंड से सस्पेंड हुआ हुआ, कॉजिंग द रूल टू रोटेट, और इससे रूल रोटेट करता है। कहता है जब ये रूल हॉरिजॉन्टल है तो ये बताएं कि हमारे पास रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट क्या है। मतलब हमने यहाँ पर नेट टॉर्क को कैलकुलेट करना है। ये बैलेंस नहीं है, हमारे पास बॉडी में थोड़ी बहुत रोटेशन है। अब नेट टॉर्क को फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि सिस्टम पे ओवरऑल कितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और उनकी वजह से टॉर्क किस डायरेक्शन में है, और फिर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करेंगे। क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर ये 60 सेंटीमीटर मार्क है तो यहाँ पर ये पिवट हुआ हुआ है। जो वेट हमारे पास है वो कहाँ होगा सेंटर पे, ये 50 मार्क है, और यहाँ इसका अपना वेट जो 2 न्यूटन है। इस पॉइंट के ऊपर जो वेट सस्पेंडेड है वो 4 न्यूटन है। अब पिवट पॉइंट के अबाउट इस 4 न्यूटन की जो टॉर्क होगी वो क्लॉकवाइज होगी, और इस 2 न्यूटन की इस पिवट पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब टॉर्क के लिए हमें क्या चाहिए मोमेंटम, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो मीटर रूल ये 100 होगा, तो 100 और 60 के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ये 40 सेंटीमीटर होगा। तो ये आ गया इसका मोमेंट आर्म। अब 2 न्यूटन का मोमेंट आर्म चाहिए, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो 50 और 60 के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये 50 का मोमेंट आर्म है, और ये कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो हमें दोनों का मोमेंट आर्म पता चल गया। 4 न्यूटन का मोमेंट आर्म कितना है 40 सेंटीमीटर, और 2 न्यूटन का मोमेंट आर्म कितना है 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेट टॉर्क का या रिजल्टेंट टॉर्क। तो नेट टॉर्क का मतलब होगा कि हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क का सम लेंगे। और याद रखें कि एक डायग्राम के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर एंटी क्लॉकवाइज एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्लॉकवाइज भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ पर एक एक हैं। एंटी क्लॉकवाइज को हम जानते हैं कि पॉजिटिव लिया जाता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड, और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया जाता है क्योंकि ये इनवर्ट टू द प्लेन होता है। तो साइन मैंने ले लिया। अब वैल्यूज पुट करें। एंटी क्लॉकवाइज फोर्स कितनी है 2, मोमेंट आर्म उसका कितना है 10 सेंटीमीटर, अभी कन्वर्ट नहीं कर रहे, बाद में कर लेंगे। क्लॉकवाइज फोर्स कितनी है 4, मोमेंट आर्म कितना है 40 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया 20 माइनस 4 इंटू 4 16, ये 160, तो ये आएगा -140, और यूनिट है न्यूटन सेंटीमीटर। अब हमें रिक्वायर्ड है मीटर में, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आएगा -1.4 न्यूटन मीटर।
तो 1.4 न्यूटन मीटर उसकी मैग्नीट्यूड है, और जो नेगेटिव साइन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है वो ये बता रहा है कि जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और अगर हमारे पास साइन पॉजिटिव आता इसका मतलब रिजल्टेंट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, चार्ली, 1.4 न्यूटन मीटर। और अगर दो ऑप्शंस होती हैं, एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव होती है वो करेक्ट ऑप्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. When a force of 4 Newton acts on a mass of 2 kg for a time of 2 seconds, what is the rate of change of momentum? अब क्वेश्चन में 4 न्यूटन हमारे पास फोर्स है, मैस 2 किलोग्राम, टाइम 2 सेकेंड। क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है किसी भी सिस्टम में वो फोर्स के इक्वल होता है, और फोर्स तो यहाँ पर गिवन है कितनी, 4 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, 4 न्यूटन। तो सिर्फ और सिर्फ उसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की कि डाटा दिया और फिर दोबारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स को बोलते हैं, और फोर्स गिवन थी 4 न्यूटन, या इसको क्या लिख देंगे, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज चार्ली, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इट इज ईजियर टू टर्न अ स्टीयरिंग व्हील विद बोथ हैंड्स देन विद अ सिंगल हैंड बिकॉज। एक स्टीयरिंग को दो हाथों से टर्न करना ज़्यादा आसान क्यों होता है एज कंपेयर टू सिंगल हैंड। बड़ी सिंपल सी इसकी रीज़न है, जो स्टीयरिंग हमारे पास है ये बेसिकली एग्जाम्पल होता है कपल की, क्योंकि जब आप दोनों हाथों से फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर आप एक हाथ से फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं डाउनवर्ड तो दूसरे हाथ से फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं अपवर्ड। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, ऑपोजिट होती हैं, और ये प्रोड्यूस करती हैं उस सिस्टम के अंदर कपल को। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि एक्सेलरेटिंग फोर्स इंक्रीज ऑन द व्हील, बीटा कहता है टू हैंड्स प्रोवाइड फर्म ग्रिप, चार्ली कहता है टू फोर्स एक्ट ऑन द व्हील, और डेल्टा कहता है कपल एक्ट्स ऑन द व्हील। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगी कि सिस्टम में कपल प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगी, क्योंकि कपल जो नेट टॉर्क है वो बेसिकली इन दोनों फोर्सेस के टॉर्क का सम है, तो ज़्यादा रोटेशन करना इजी होता है। क्योंकि अगर मैं इस फोर्स को देखता हूँ जो डाउनवर्ड है, तो ये भी सिस्टम को रोटेट करवाएगी क्लॉकवाइज, और ये जो फोर्स लग रही है अपवर्ड ये भी सिस्टम को रोटेट क्या करवाएगी, क्लॉकवाइज। तो ऑटोमेटिकली जो नेट टॉर्क हमारे पास है वो दोनों फोर्सेस के जब टॉर्क का सम आएगी तो उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगी और स्टीयरिंग को टर्न करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये रीज़न होती है कि हम दोनों हाथों से स्टीयरिंग को रोटेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A uniform plank of length L is supported by two forces F1 and F2 at point distance L by 8 and L by 4 from its ends as shown in the diagram. What is the ratio of F1 to F2? एक यूनिफॉर्म प्लैंक है जिसकी लेंथ L है, उसको सपोर्ट किया हुआ है दो फोर्सेस से F1 और F2, और पॉइंट्स उनके मेंशन है, ये F2 है और ये F1 है। और किस डिस्टेंस पे, एट पॉइंट डिस्टेंस L by 8 एंड L by 4। F1 को लेफ्ट साइड से L by 8 के ऊपर और F2 को राइट साइड से L by 4 डिस्टेंस के ऊपर। क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है रेशो F1 to F2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस यूनिफॉर्म प्लैंक के सेंटर को पॉइंट ऑफ रोटेशन ले लेंगे। उसका फ़ायदा में ये होगा कि जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पॉइंट ऑफ रोटेशन लेंगे तो उसका अपना वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर जाएगा और अपने वेट की वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हमें अपने वेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी टॉर्क ज़ीरो, तो ईजिली हम F1 और F2 को सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ हमें ना पता हो, अननाउन हो, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ रोटेशन ले लिया जाए, ऑटोमेटिकली हमारे इक्वेशन के अंदर वो वेरिएबल यूज़ नहीं होता। तो अगर ये मेरे पास वो प्लैंक है जिसकी जो ओवरऑल लेंथ उसने कहा वो कितनी है L, तो मैंने इसके सेंटर को क्या ले लिया, पॉइंट ऑफ रोटेशन ले लिया, पिवट ले लिया, यहाँ इसको बैलेंस कर दिया। अब एक फोर्स अप्लाई हो रही है ये F1, और लेफ़्ट साइड से जो इसका डिस्टेंस है ये L by 8 है।
और एक फोर्स अप्लाई हो रही है राइट साइड से L/4 डिस्टेंस पे, और वो फोर्स है F2। अब ये जो दोनों डिस्टेंस हमें गिवन है L/4 और L/8, ये हमारे मोमेंट आर्म नहीं है, क्योंकि मोमेंट आर्म के लिए हमें पिवट से और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इनके दरमियान डिस्टेंस को लेना होता है। तो मैं F1 के लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट तक जो डिस्टेंस है, जो मोमेंट आर्म इसका होगा, उसको x1 बोल देता हूँ। और F2 के लिए जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट तक डिस्टेंस है, उसको मैं बोल देता हूँ x2। तो ये x1 और x2 ये हमारे मोमेंट आर्म है। अब F1 और F2 की टॉर्क किस डायरेक्शन में होगी? इस पिवट पॉइंट के अबाउट F1 अपवर्ड अप्लाई हो रहा है, और ये बॉडी में जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो क्लॉकवाइज करेगा, और F2 राइट साइड पे अपवर्ड लग रहा है, ये उस पिवट के अबाउट जो रोटेशन प्रोड्यूस करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो अगर हमने ये कह दिया कि पिवट पॉइंट के अबाउट हमारे पास नेट टॉर्क ज़ीरो है, सिस्टम बैलेंस है, तो जितनी सिस्टम में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगी उतनी सिस्टम में क्लॉकवाइज टॉर्क होगी। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। अब वैल्यूज पुट करें। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किस वजह से है? F2 की वजह से, तो यह आ गया F2। अब F2 का मोमेंट आर्म x2। क्लॉकवाइज टॉर्क किस वजह से है? F1। और F1 का मोमेंट आर्म कितना है? x1। अब हमें रिक्वायर्ड है F1 ओवर F2, तो रेशियो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो F1 डिवाइड बाय F2, ये F2 F1 से डिवाइड हुआ, तो ये इक्वल आ जाएगा x2 ओवर x1। अब लास्ट स्टेप x2 और x1 की वैल्यू को पुट करना है। टोटल जो लेंथ हमारे पास है वो इसकी L है, तो सेंटर तक दोनों साइड से ये होगा L/2, ये भी L/2 होगा, और यहाँ से ये भी L/2 होगा। तो अगर मुझे x2 चाहिए तो मैं L/2 में से L/4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और अगर मुझे x1 चाहिए तो मैं L/2 में से L/8 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो सिंपल x1 की वैल्यू क्या होगी? x1 हमारे पास होगा L/2, जो टोटल हमारे पास ये लेंथ है, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं L/8 को। तो अब इसको सॉल्व अगर करते हैं एलसीएम लेकर, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? 8। और यहाँ पर आ गया 2 इंटू 4, यह आ गया 4L, और 8 1 ज़ा 8, यह आ गया L, तो यह आ जाएगा 3L/8। तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3L/8। सिमिलरली हम क्या करेंगे? हम x2 को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब x2 किसके इक्वल आएगा? x2 इक्वल हमारे पास आएगा L/2 माइनस L/4, ताकि ये डिस्टेंस आ जाए। तो वहाँ पर L/2 में से हमने क्या करना है? हमने सिंपली माइनस कर देना है L/4 को, और ये सिंपल सा सोल्यूशन है। जब आप L/2 में से L/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो L/4 ही आएगा, क्योंकि L/2 का हाफ L/4 होता है। आप एलसीएम से लेना चाहें तब भी आपके पास ये क्या आएगा? L/4। तो हमारे पास x1 की वैल्यू भी आ गई, और हमारे पास x2 जो है उसकी वैल्यू भी फाइंड हो गई। इस x1 और x2 इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें। जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, x1 3L/8 है, सॉरी मैंने रिवर्स कर दिया, ऊपर x2 है। x2 जो है वो हमारे पास क्या है? दैट इज़ L/4, और जो x1 हमारे पास है दैट इज़ 3L/8। L से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। जो 8 है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, और 4 हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये कुछ इस किस्म का इक्वेशन बन जाएगी 8/3 इंटू 4। तो 4 इंटू 2 8, तो आंसर क्या है? 2:3। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डेल्टा। तो क्वेश्चन अगर आपको आता हो तो आप इसको जल्दी कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया इसलिए इसमें टाइम लगा, अदरवाइज क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं है। एम्बिग्युइटी नहीं है मींस कोई डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है कि जहाँ पर आप रुक जाएं और आपको टाइम लगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज रिवर्स देन, अगर हम अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो क्या होगा?
फर्स्ट कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क रिमेन अनचेंज्ड, टॉर्क की मैग्नीट्यूड अनचेंज रहेगी। सेकंड कहता है देयर इज अ चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज होंगी टॉर्क की। थर्ड कहता है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क रिमेन कांस्टेंट, और डेल्टा कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क रिमेन सेम बट द डायरेक्शन रिवर्स। तो यहाँ जो बेस्ट हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, वो है डेल्टा, कि हमारे पास जो टॉर्क की मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर हम कहें कि अल्फा, अल्फा गलत नहीं है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क रिमेन अनचेंज, लेकिन बेस्ट जो आंसर है वो डेल्टा है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक्सप्लेन करता है। क्योंकि टॉर्क के अगर हम रिलेशन को देखते हैं कि तो टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, पोजिशन वेक्टर एंड फोर्स। अगर हम यहाँ पर एफ को रिवर्स कर देंगे, यहाँ पर साइन नेगेटिव आ जाएगा, और इस नेगेटिव साइन आने की वजह से टॉर्क की मैग्नीट्यूड को फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसको मैं अगर एक्सप्लेन करता हूँ डायरेक्शन से, तो अगर ये वेक्टर आर है और ये एफ, तो जब आप आर क्रॉस एफ लेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो अपवर्ड आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड, ये आएगा आर क्रॉस एफ। अब f को रिवर्स करने का मतलब क्या है, f को रिवर्स करने का मतलब है कि f का नेगेटिव वेक्टर, ये f का नेगेटिव वेक्टर है। अब दोबारा जब आप r क्रॉस f लेंगे तो अब आपके पास जब राइट हैंड r पे और f की तरफ ये कर्ल करेगा, तो अब जो थंब आएगा वो अपवर्ड नहीं आएगा, अब थंब इनवर्ड टू द प्लेन आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो ये आपके पास होगा r क्रॉस माइनस एफ। तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं पड़ा कि 2 इंटू 5 10, अब भी 2 इंटू 5 10, लेकिन साइन की वजह से जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई है, रिवर्स। और कितना एंगल बनेगा इन दोनों के दरमियान, ये एंगल होगा 180 डिग्री। तो आंसर विल बी, जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डेल्टा, कि मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होगी, और कितनी रिवर्स होगी, 180 डिग्री। अगर वो कहता कि दोनों को रिवर्स कर दिया, आर को और एफ को, तो दोनों को रिवर्स करने से ना मैग्नीट्यूड चेंज होगी ना डायरेक्शन, क्योंकि जब दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 13, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आर क्रॉस एफ इज फाउंड आउट बाय, टॉर्क की डायरेक्शन को कैसे फाइंड किया जाता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया राइट हैंड रूल से। वो राइट हैंड रूल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो राइट हैंड होगा उसको हम फर्स्ट वेक्टर पे रखेंगे। अगर टॉर्क को देखा जाए तो टॉर्क आर क्रॉस एफ है, तो जो राइट हैंड हमारे पास है वो कहाँ पर होगा, फर्स्ट वेक्टर पर। फर्स्ट वेक्टर कौन है, आर, और इसको कर्ल करेंगे हम टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर एफ अलोंग द शॉर्टर एंगल। इसको मैं अगर डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो ये कुछ इस किस्म की होगी कि हमारे पास ये राइट हैंड और ये राइट हैंड हमने कहाँ रखा, आर पे, और राइट हैंड को आर पे रखकर हमने क्या करना है, एफ़ की तरफ कर्ल करना है, और एफ़ की तरफ कर्ल करते हुए हमारा जो थंब होगा वो इरेक्ट रहेगा सीधा। अब फिंगर्स तो यहाँ पर हमारे पास रोटेट कर जाएंगे क्योंकि थंब सीधा है और वो कहाँ है, अपवर्ड, और ये अपवर्ड जिस तरफ थंब होगा ये इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी जो टॉर्क के इक्वल है। राइट हैंड रूल हमें क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इस वजह से क्या है, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स डिपेंड्स अपॉन, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑप्शन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड एंगुलर वेलोसिटी, बीटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, चार्ली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम, एंड डेल्टा फोर्स एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी। अब इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि अगर हमें टॉर्क का रिलेशन पता हो, अब टॉर्क का जो रिलेशन अगर मैग्नीट्यूड वाइज मैं देखूं तो वो आर एफ साइन थीटा, और इसके अलावा टॉर्क का रिलेशन आई इंटू एल्फा भी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन, और इसके अलावा टॉर्क का रिलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी है। तो इन ऑप्शंस के मुताबिक हमने फोर्स की फॉर्म में बताना, तो फोर्स की फॉर्म में जो फार्मूला है वो फर्स्ट है, और उसके अकॉर्डिंग जो टॉर्क की डिपेंडेंस है वो किस पर है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और इसके अलावा अगर ऑप्शन में होता तो एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है, द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट पी,
पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क, हमारे पास जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है, ये पॉइंट पी है। और इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल है। क्या फाइंड करना है? F1 की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इस डायग्राम में हमारे पास कितनी फोर्सेस हैं? 3, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड F1। अब इनकी टॉर्क को अगर देखा जाए कि इनकी टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, तो 2 न्यूटन इस पिविट के अबाउट जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये 4 न्यूटन, जब इसका हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास इसकी भी जो टॉर्क होगी वो क्या होगी? वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। लेकिन F1 जो राइट साइड पर है वो पिविट के अबाउट जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो क्लॉकवाइज करेगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या करेंगे? हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वल ले लेंगे। अब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दो फोर्सेस की वजह से है, तो लेफ्ट साइड पे दोनों एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का सम, और क्लॉकवाइज टॉर्क एक फोर्स की वजह से वो राइट साइड पे। अब वैल्यूज पुट करते हैं। क्लॉकवाइज से स्टार्ट करता हूँ। फोर्स कितनी है क्लॉकवाइज की? F1। मोमेंट आर्म क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिविट तक डिस्टेंस, और वो कितना है? 0.4। अब आ जाए एंटी क्लॉकवाइज की तरफ। फोर्स कितनी है? 2 न्यूटन, और 2 न्यूटन का मोमेंट आर्म, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये पिविट, तो ये 2 न्यूटन का मोमेंट आर्म होगा। और ये कितना होगा? ये होगा 0.4 प्लस 0.4, ये होगा 0.8 मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8। अब एक फोर्स रहेगी 4 न्यूटन। अब 4 न्यूटन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है? मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है? मोमेंट आर्म होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट। तो गौर से इस डायग्राम को आपने देखना है। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या ये जो डिस्टेंस गिवन है 0.3, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है? ये एंगल भी गिवन है 90। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट। इसका मतलब ये हुआ कि इसको रिजॉल्व करने की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम क्या करेंगे? हम सिंपली यहाँ फोर्स पुट करेंगे 4, और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.3 यहाँ पुट कर देंगे। अब आगे सोल्यूशन सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है। राइट साइड पे आपके पास आएगा 0.4 इंटू F1। लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो 2 इंटू 8 16 होता है, ये 0.8 है, ये 1.6 हो जाएगा। 4 इंटू 3 12, ये 0.3 है, ये 1.2 हो जाएगा। तो 1.6 प्लस 1.2 ये होगा 2.8 इज इक्वल टू 0.4 F1। तो F1 इज इक्वल टू 2.8 डिवाइड बाय 0.4। अगर हम 2.8 और 0.4 दोनों को अगर डेसिमल को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास ऊपर आएगा 28 10⁻⁻1, नीचे आएगा 4 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा सिंपल 28/4। तो आंसर क्या है? 7 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। तो मेन जो चीज़ इस पूरे क्वेश्चन में थी वो ये थी कि जो 4 न्यूटन फोर्स है उसका मोमेंट आर्म आपने सही कैलकुलेट करना है। तो मैं पॉइंट को रिपीट कर दूं कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये पिवट पॉइंट है। डेफिनेशन के मुताबिक इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, तो ये जो डिस्टेंस उसने दिया ये परपेंडिकुलर ही है, तो यही इसका मोमेंट आर्म होगा 0.3। इस वजह से 4 के साथ 0.3 मल्टीप्लाई हुआ। क्वेश्चन नंबर 16। A handball is tossed vertically upward with velocity of 19.6 meter per second approximately. How high will it rise? एक हैंडबॉल को टॉस किया है अपवर्ड, वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड से, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से? 19.6 मीटर पर सेकंड से। क्या चीज़ फाइंड करनी है? उसकी हाइट। अब डेटा हमारे पास क्या है उसको पहले कंपाइल कर लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड है। बॉडी कहाँ जा रही है? अपवर्ड। जब बॉडी अपवर्ड जाती है एक्सेलेरेशन नेगेटिव जी होती है। हाइट, मैक्सिमम हाइट को अटेन कर रही है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। तो क्या चीज़ फाइंड करनी है हमने? हाइट की वैल्यू। तो डेटा बता रहा है टाइम नहीं है, तो टाइम अगर ना हो तो कौन सी इक्वेशन? थर्ड, 2as इज इक्वल टू vf स्क्र माइनस vi स्क्र। वैल्यूज पुट करें, यह आएगा 2 माइनस जी इंटू एच, vf 0 vi स्क्र। तो ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा।
तो इक्वेशन सिंपल एच फाइंड करना है, ये आ जाएगी vi² ओवर 2 टाइम्स g। अब वेलोसिटी 19.6 का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख देता हूँ 19.6 इंटू 19.6। अब g मैं 9.8 लूँगा, रीज़न क्योंकि मुझे वेलोसिटी 19.6 गिवन है, तो 9.8 इंटू 2 ये 19.6 होगा, तो ये कैंसल आउट। तो हाइट कितनी है 19.6 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 20 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है चार्ली। तो 16 क्वेश्चन का आंसर चार्ली होगा। इसको आप प्रोजेक्टाइल मोशन से अगर करना चाहें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट के फार्मूला में 90 पुट कर दें, तो तब भी जो रिलेशन होगा वो यही बनेगा, h इज इक्वल टू vi² ओवर 2g। क्वेश्चन नंबर 17, द इंजन ऑफ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द कार, इफ द कार पुल्स अनदर कार ऑफ द सेम एज द एक्सेलेरेशन वुड बी। अब क्वेश्चन में कहता है कि एक कार का इंजन है जो प्रोड्यूस कर रहा है एक्सेलेरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वो कार एक और कार को पुल करे जिसका सेम मैस है, मतलब मैस ओवरऑल डबल हो गया, तो अब हमारे पास जो एक्सेलेरेशन है वो कितनी होगी। देखिए हमारे पास यहाँ क्या चीज़ सेम है, यहाँ जो चीज़ सेम है वो फोर्स है, क्योंकि इंजन की फोर्स तो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब हम ये करेंगे कि हम दोनों केसेस में फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे। अगर पहले केस में हमारे पास जो मैस है वो सिर्फ एक सिंगल कार का, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या और ये उसकी एक्सेलेरेशन, तो ये क्या आ जाएगा एक्सेलेरेशन 6, ये आ जाएगा 6 है। दूसरे केस में हमारे पास जो मैस होगा वो डबल हो जाएगा, सेम कार, तो m प्लस m। अब हमें ये बताना है कि हमारे पास जो एक्सेलेरेशन होगी वो कितनी होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2m इंटू a डैश। अब दोनों को इक्वेट कर दें क्योंकि इंजन की फोर्स तो सेम है, F1 इज इक्वल टू F2, तो F1 क्या है 6m, F2 क्या है 2 टाइम्स m इंटू a डैश। m कैंसिल होगा तो 2 डिवाइड होगा 6 से, तो 6 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलेरेशन का मैस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर आपका मैस डबल हो रहा है, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी हाफ, तो 6 का हाफ 3, और ये हमने देखा कि आंसर आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट करना चाहें तब भी यही आंसर आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 18, when first condition of equilibrium is satisfied the body has, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर हो तो क्या होता है, अल्फा ऑप्शन कहता है नो लीनियर एक्सेलेरेशन, बीटा कहता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, चार्ली कहता है नो एंगुलर एक्सेलेरेशन, डेल्टा कहता है नन ऑफ दीज। सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, जब फर्स्ट कंडीशन होती है तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, चाहे अलॉन्ग एक्स चाहे वाई चाहे बोथ, वो जीरो होती हैं। और फोर्स के ज़ीरो होने का मतलब ये होगा कि हमारी जो लीनियर एक्सेलेरेशन है वो ज़ीरो होगी, या हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो क्या बनेगी 18th की अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ टू फोर्सेज दैट गिव राइज टू कपल। कहते हैं इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है, स्टेटमेंट ऐसी है जो ट्रू नहीं है, किस केस के लिए, टू प्रोड्यूस कपल। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन कहता है दे एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं ये बात तो करेक्ट है, ये ट्रू है। बीटा कहता है दे बोथ एक्ट एट द सेम पॉइंट, ये चीज़ इनकरेक्ट है क्योंकि सेम पॉइंट पर एक्ट नहीं करती, अगर सेम पॉइंट पर एक्ट करेंगे फिर तो कैंसल आउट हो जाएंगे और फिर तो बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। चार्ली कहता है दे बोथ एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये भी ट्रू है। लास्ट कहता है दे बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, ये भी ट्रू। तो सिर्फ जो स्टेटमेंट नॉट ट्रू है वो क्या है, बीटा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा, दे बोथ एक्ट ऑन द सेम बॉडी, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक बॉडी पे कपल ने प्रोड्यूस होना किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ये नॉन कोलिनियर फोर्सेस होंगी, कोलिनियर नहीं हो सकती, सेम पॉइंट पर अप्लाई नहीं होंगी, तभी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा, कपल प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, if force applied makes an angle theta with its position vector r relative to point O, then torque will be। अब क्वेश्चन नंबर 20 में उसने हमें ये कहा है कि
इज अ फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा, फोर्स बना रहा है एंगल थीटा पोजीशन वेक्टर आर के साथ रिलेटिव टू पॉइंट ओ, तो फिर टॉर्क का रिलेशन क्या होगा। डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं अगर हमें स्टेटमेंट समझ नहीं आती। ये पॉइंट ओ और यहाँ पर वो कहता है कि एंगल है बिटवीन फोर्स एंड आर, ये एंगल है। तो हम जानते हैं कि जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर होता है तो तब हमारे फार्मूला में यूज़ क्या होता है, एफ साइन थीटा, या हमारे फार्मूला में यूज़ क्या होता है, आर साइन थीटा। जिसका मतलब दोनों केसेस में फार्मूला क्या बनेगा, आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। और अगर एंगल बिटवीन आर और एफ ना हो तो फिर कॉस थीटा यूज़ होता है। मैं अगर डायग्राम दोनों केसेस की बना दूं आपको तो कुछ यूं बनेगी कि अगर फर्ज करें ये एक रॉड है, ये पिवट पॉइंट ओ, और हमारे पास ये फोर्स अप्लाई हो रही है एफ, और ये हमारा है पोजीशन वेक्टर आर। अगर इस पोजीशन वेक्टर आर को हम ड्रॉ कर देते हैं फॉरवर्ड, तो ये एंगल है आर और एफ के दरमियान। इस केस में अगर मैं रिजॉल्व करूँगा एफ़ को, तो एफ़ का जो कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर है वो कौन सा है, एफ साइन थीटा। इस वजह से हमारे फार्मूला में एफ साइन थीटा यूज़ होगा। अब इसके ऑपोजिट जो डायग्राम होती है वो कुछ यूँ होती है कि अगर ये पॉइंट ओ है और इस पॉइंट के ऊपर फोर्स एफ अप्लाई हुई है, और अगर हमें ये कहा जाए कि ये फोर्स का एंगल है, अब ये फोर्स का एंगल आर के साथ नहीं है, जो पोजीशन वेक्टर था उसके साथ, तो क्या करेंगे। अब अगर मैं फोर्स को रिजॉल्व करूँगा दो कंपोनेंट्स में, तो हमारे पास उसके जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे उनमें से अब ये जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। इस वजह से अब टॉर्क के फार्मूला में आर एफ साइन थीटा यूज़ नहीं होगा, आर एफ कॉस थीटा यूज़ होगा। तो ये हमने लेक्चर में शॉर्टकट भी कहा था कि इफ एंगल इज़ बिटवीन फोर्स एंड रोटेटिंग बॉडी तो फिर हमारा साइन आएगा, और अगर एंगल फोर्स और रोटेटिंग बॉडी के दरमियान या पोजीशन वेक्टर के दरमियान नहीं है तो फिर कॉस थीटा यूज़ हो रहा होगा। सेम कपल के लिए भी ऐसा होता है, सेम पेंडुलम में भी होता है। अगर पेंडुलम में भी हमारा एंगल वर्टिकल के साथ होगा तो टॉर्क उसमें एम जी एल साइन थीटा होगी, और अगर एंगल वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल के साथ होगा तो फिर एम जी एल कॉस थीटा आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, the figure shows a velocity time graph of one-dimensional motion. Which of the following characteristics of the particle is represented by the shaded area? velocity time graph है और ये पूछा हुआ है कि हमारे पास जो शेडेड एरिया है वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है। तो सिंपल हमारे पास ये क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ के नीचे एरिया होता है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को जो बॉडी कवर कर रही होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, अल्फा, डिस्टेंस कवर्ड। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर वो पूछता स्लोप, तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट इज एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अ क्रिकेट बॉल of mass 0.5 kilogram strikes a bat normally with a velocity of 30 meter per second and rebounds with a velocity of 20 meter per second in the opposite direction. The impulse of the force exerted by the ball on the bat is. अब इस क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है, क्रिकेट बॉल का मैस गिवन है 0.5 किलोग्राम और वो बैट को नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है कितनी वेलोसिटी से, 30 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। एंड रीबाउंड्स, और रीबाउंड करती है मतलब बाउंस बैक करती है कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। और डायरेक्शन बता दी ऑपोजिट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो ये फाइनल नेगेटिव है। क्या फाइंड करना है हमने, इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो जो इम्पल्स है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम या फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स और टाइम की फॉर्म में डाटा नहीं है तो चेंज इन मोमेंटम को यूज़ करेंगे, और ये क्या होगा, मैस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम डेटा को पुट करते हैं। हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है इस सिस्टम के अंदर वो क्या है, 20। अब इसको मैं क्या ले लेता हूँ, नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30, और नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो इनिशियल कितनी है, दैट इज़ 30। मैस कितना है, 0.5,
-20 -30 ये कितना हो जाएगा, ये -50 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें 0.5 इंटू 50, 50 का हाफ कितना होता है 25, तो ये आ जाएगा -25 और यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, बीटा, 25 न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A rigid uniform bar of length 2.4 meter is pivoted horizontally at its midpoint. Weights are hung from 2 points of the bar as shown in the diagram. To maintain horizontal equilibrium, a couple is applied to the bar. What is the torque and direction of this couple? कपल का यहाँ इस क्वेश्चन में मतलब ये है कि नेट टॉर्क उस सिस्टम में क्या होगा। कपल मीन्स रिजल्टेंट टॉर्क। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डाटा देखें, एक यूनिफॉर्म बार मीन्स उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा सेंटर पर होगा, जिसकी लेंथ कितनी है 2.4 मीटर, और पिवट उसने कह दिया कहाँ किया हुआ है, मिड पॉइंट पर। दो वेट्स हैंग हुए हैं, एक 300 न्यूटन राइट पे, एक 200 न्यूटन लेफ्ट पे, और कहता है कि हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए एक कपल अप्लाई होगा, मीन्स एक टॉर्क अप्लाई होगा। उस टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी। डायग्राम को हम यहाँ पर रीड्रॉ कर लें तब भी ठीक है, ना रीड्रॉ करें तो हम उसे भी कर सकते हैं। मैं रीड्रॉ करूँगा आपको सिर्फ समझाने के लिए कि हमारे पास ये एक रॉड है जिसकी टोटल लेंथ उसने बता दी कितनी है, 2.4 मीटर। इसको पिवट कहाँ पर किया हुआ है, सेंटर पे। अगर पिवट सेंटर पे किया हुआ है इसका मतलब ये होगा कि 1.2 मीटर जो लेंथ है वो लेफ़्ट साइड पर है और 1.2 मीटर जो लेंथ है वो राइट साइड पर है। अब दो फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, दो वेट है। लेफ्ट साइड पे 200 न्यूटन है और उसका डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट के दरमियान पहले से गिवन है, तो यही इसका मोमेंट आर्म होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पिवट तक, और ये कितना गिवन है, 0.8 मीटर। राइट साइड के ऊपर जो वेट है 300 न्यूटन, उसका जो हमें डिस्टेंस गिवन है वो बेसिकली राइट हैंड से गिवन है, ये वाला, ये गिवन है 0.8। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये मोमेंट आर्म नहीं है। मोमेंट आर्म जो होता है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट तक डिस्टेंस होता है, तो ये बेसिकली इसका मोमेंट आर्म होगा। और ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है, 1.2। तो इस 1.2 में से 0.8 को सेपरेट कर दें तो ये मोमेंट आर्म हमारे पास आ जाएगा 0.4 मीटर। आगे सिंपल है, 200 न्यूटन की जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है और 300 न्यूटन की जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है। तो जब हम नेट टॉर्क को फाइंड करेंगे तो वही जो पहले हमने क्वेश्चन में किया, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हम ले लेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होती है और क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होती है। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वैल्यू पुट करें, एंटी क्लॉकवाइज की फोर्स कितनी है 200, मोमेंट आर्म कितना है 0.8, क्लॉकवाइज टॉर्क की फोर्स कितनी है 300 और मोमेंट आर्म कितना है 0.4। अब मल्टीप्लाई कर दें, ये 0.8 इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें तो 20 इंटू 8 ये आपके पास आ जाएगा 160, और इसी तरह से ये 0.4 से 0.1 से कैंसिल होगा तो 30 इंटू 4 ये आ जाएगा 120। तो आंसर क्या आ गया इसका 40 और यूनिट इसका होगा न्यूटन मीटर। अब साइन हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास साइन पॉजिटिव है तो जो नेट टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो करेक्ट ऑप्शन देखें क्या होगी, 40 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, two forces of 5 Newton and 10 Newton are acting at O and P respectively on a uniform meter rod suspended at the position of center of gravity 50 centimeter mark as shown in the figure. Then find the position of point P on the meter rod. ये पास पेपर का क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है कि टू फोर्सेस हैं 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, ये 5 और ये 10।
एक पॉइंट ओ पे अप्लाई हो रही है और एक पॉइंट पी पे अप्लाई हो रही है, रिस्पेक्टिवली ऑन यूनिफॉर्म मीटर रॉड। मीटर रॉड यूनिफॉर्म मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर उसका वेट होगा। उसको सस्पेंड जो किया हुआ है वो भी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे किया हुआ है, सस्पेंडेड एट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब उसका अपना वेट दिया हो ना दिया हो उसकी ज़रूरत नहीं है। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। हमें यहाँ पर एक्स फाइंड नहीं करना जो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, हमें पॉइंट पी की पोजीशन बतानी है, और पोजीशन हमेशा कहाँ से बताते हैं, ओरिजिन से। इसका मतलब पोजीशन ऑफ पॉइंट पी फाइंड करने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमें जो पॉइंट पी है और जो पॉइंट ओ, ये जो डिस्टेंस है ओ पी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये पोजीशन ऑफ पॉइंट पी का मतलब है। अगर वो कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब उसका मतलब होता है कि आपने एक्स को फाइंड करना है। अब क्वेश्चन कि मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर देता और देखते हैं कि किसकी टॉर्क क्लॉकवाइज, किसकी एंटी क्लॉकवाइज, क्या मोमेंट आर्म है। पिवट कर दिया सेंटर पे, पॉइंट ओ के ऊपर ये फोर्स अप्लाई हो रही है 5 न्यूटन। अगर सेंटर पे किया हुआ है तो ये 0, ये 50, तो 5 न्यूटन का जो मोमेंट आर्म होगा वो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। अब पॉइंट पी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, कितनी, 10 न्यूटन। अब इसका जो डिस्टेंस हमारे पास है x, वो हमें गिवन नहीं है, तो इसका मोमेंट आर्म x है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान डिस्टेंस। अब 5 न्यूटन की जो टॉर्क है दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, और 10 न्यूटन की जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज। अप्लाई करेंगे हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, तो उसके अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, क्लॉकवाइज फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। एंटी क्लॉकवाइज फोर्स 5, मोमेंट आर्म 50 सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स 10 न्यूटन और मोमेंट आर्म कितना है, x। ये 0 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 5 25, तो x की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें x नहीं चाहिए, x तो ये डिस्टेंस है, सॉरी x ये मैं मार्क कर गया, x ये डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये, तो हमें तो OP चाहिए। तो OP फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, OP फाइंड करने के लिए हम ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है ये कितना है, 50, इस 50 के अंदर इस x डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तो OP आएगा 50 प्लस x, तो x फाइंड हो गया कितना, 25, तो 50 प्लस 25 आंसर इज 75 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, अल्फा, 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। If the force acting on a body is doubled, the acceleration becomes। क्वेश्चन 25 सिंपल है हमारे पास, वो कहता है कि अगर फोर्स को डबल कर दिया जाए तो एक्सेलेरेशन क्या होगी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, F इज इक्वल टू m है, तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो सिंपल, अगर हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू है वो डबल, तो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, डबल। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली।